आपका सुमन लता यादव यूट्यूब चैनल पर प्रेप ऑनलाइन सरकारी ऐप पर आपका अभिनंदन स्वागत सत्कार करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? निश्चित रूप से आप अच्छे होंगे और आप अपने राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे होंगे। आइए दोस्तों, हम मुलाकात करते हैं आपसे। कल जो हमारी शिक्षण विधियों की एक प्रश्नमाला श्रृंखला शुरू की थी, उसी से रिलेटेड मैं आपके सामने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। निश्चित रूप से आपको न केवल रीट लेवल फर्स्ट पर्यावरण, गणित, विज्ञान, एसएसटी, सीटेट, यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जहां भी टेट है, शिक्षक से संबंधित परीक्षा है, उसके लिए आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी, संजीवनी साबित होगी और आपको एक अच्छे अंक प्राप्त करने में उपयोगी रहेगी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हालांकि मैं समझ रहा हूं अधिकांश विद्यार्थी सो गए होंगे, कई विद्यार्थी खाने में संलग्न होंगे। सुनीता, राम राम। राम राम भाई, राम राम। कैसे हैं? आइए दोस्तों, जुड़िएगा फटाफट, जल्दी से जल्दी आ जाएं और जुड़ जाइएगा। यस, बालूराम माली, नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या बात है? बीएस मीणा करौली से नमस्कार भाई सबको। यस, जैसा कि अधिकांश विद्यार्थी रजाई में घुस गए होंगे, सर्दी का समय। शिल्पा सोलंकी, ओके, हाय, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। फटाफट आ जाएं। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो तब तक मत सो। यस, संपत सिंह लाल, वेरी गुड। रुपेंद्र, प्रेमचंद कुमार, क्या बात है भाई, क्या बात है। आ जाइए फटाफट आ जाइए। भवानी देवी, गुड। यस, जल्दी से जल्दी हम क्लास शुरू करेंगे। भरतपुर से नमस्ते भाई, नमस्ते। अशोक कुशवाहा, नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार। देखिए, कल हमारी एक प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की थी जो कि अधूरी रह गई थी, उसी को मैं आप तक वापस पहुंचा रहा हूं। सर, ये क्लास दोनों लेवल के लिए मैंने कहा, रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड, एसएसटी, सेकंड ग्रेड, पेडागोजी, शिक्षण विधियों से संबंधित ये पूरी क्लास होगी प्रिय विद्यार्थियों। यस, सभी के लिए उपयोगी होगी। हाँ, देख लीजिए, मैं यहां लिखा हुआ है, रीट के लिए रीट 2022 L1 L2 कर दीजिए हिट, ले जाइए सुपर हिट मार्क्स। ये सीटेट, एचटेट, यूपी टेट, केबीएस सेकंड ग्रेड के लिए, ये पेडागोजी, और मैंने यहां लिखा ऑल सब्जेक्ट्स के लिए उपयोगी होगी। शिक्षण विधि, टॉप स्कोरर मार्क, प्रश्नमाला भाग 2 में इसी तरह से पूरी पेडागोजी शिक्षण विधियों की एक श्रृंखला लेता हुआ आगे बढ़ता रहूंगा। आज भाग 2 आया है, फिर कल भाग 3 भी आएगा। आने वाले समय में इसी तरह से आपसे जुड़ते रहेंगे। यस, नवनीत कौर, मौज कर दी सर जी आपने जल्दी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर, आपका कोर्स कहाँ से, कंसेप्ट आपका कोर्स कहाँ से मिलेगा? ये हमारा कोर्स प्रेप सरकारी ऐप से मिलेगा। प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी, प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी से प्राप्त करेंगे भाई। यस, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। ये ऑल सब्जेक्टों की शिक्षण विधियां रहेंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ सब लिखे हुए हैं। ईवीएस के लिए भी है, मैथमेटिक्स के लिए भी है, साइंस के लिए भी है, सबके लिए। एसएसटी, सामाजिक अध्ययन, रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड, सभी के लिए। वीरू योगी, चलिए सर, कोर्स प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी ऐप से प्राप्त करें, प्रेप ऑनलाइन सरकारी ऐप से प्राप्त करें। यस,
आगे बढ़े सर। बिल्कुल बढ़ रहा हूँ भाई गणेश जी। चलिए हम इस बिना किसी समय बर्बादी के, क्योंकि आपका भी कीमती समय है, हम आगे की ओर प्रश्नों की तरफ प्रस्थान करते हैं। आज के प्रश्नमाला की श्रृंखला के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक पहुंचा रहा हूं। सभी विद्यार्थी इस पे गौर फरमाइएगा और प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। प्रश्न का एक मोती आप तक पहुंचा रहा हूं। इन्हीं प्रश्नों को चुन चुन करके अपने शिक्षण विधियों की एक माला तैयार करिएगा, बार बार रिपीट नहीं करें। यस, श्रव्य दृश्य ऑडियो विजुअल सहायक का वर्गीकरण द्वारा किया गया था। श्रव्य दृश्य ऑडियो विजुअल सहायकों का वर्गीकरण, जिसे सहायक सामग्री भी कहते हैं, के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 1 क्रॉथवाल, इसे करथवाल भी कहते हैं। इसे क्रॉथवाल भी कहते हैं, क्रॉथवाल। बीएस ब्लूम, एडगर डेल, एंडरसन। हाँ तो प्रिय विद्यार्थी इसका उत्तर दीजिए फटाफट, द्रुत गति से सभी विद्यार्थी इसका उत्तर दें। यस, देखिएगा फटाफट। श्रव्य दृश्य ऑडियो विजुअल सहायकों वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? सुनीता मीणा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उत्तर दे रही है सुनीता मीणा, बहुत बढ़िया। राज मीणा, जल्दी बताइए उत्तर, सभी आप ही इसका उत्तर देंगे, अधिकांश विद्यार्थी जानते हैं। गुड, यस, बेहतरीन। वीरू योगी, राकेश लोधा, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रहे, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का जो प्रयोग किया गया है वो एडगर डेल महोदय ने किया है। एडगर डेल, जिन्होंने अनुभव संघ को प्रतिमान दिया था, जिन्होंने सीखने का अनुभव संघ को प्रतिमान दिया था, जिन्होंने सीखने का अनुभव संघ को प्रतिमान दिया था। एडगर डेल ने जो प्रत्यक्ष रूप से अनुभवों से बालक, प्रत्यक्ष रूप से अनुभवों से बालक ज्यादा से ज्यादा सीखता है, अधिक से अधिक सीखता है, ज्यादा सीखता है। यही बात एडगर डेल ने कही थी। यस, डिजिटल खो, ध्यान रखने, सीखने का अनुभव संघ को प्रतिमान, प्रत्यक्ष रूप से अनुभवों के द्वारा बालक सीखता है, यह बात एडगर डेल ने की थी। यानी कि बालक दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री से सर्वाधिक रूप से ज्ञान की प्राप्ति होती है। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री से सर्वाधिक रूप से ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना, एक अमेरिकी रिसर्च के अनुसार स्पष्ट हुआ है, श्रव्य से 10% ज्ञान की प्राप्ति होती है, दृश्य से 11 से 50% ज्ञान की प्राप्ति होती है, और दृश्य श्रव्य से 51 से 100% तक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ध्यान रखा, प्रत्यक्ष रूप से बालक इन्हें देखता है, यह बात एडगर डेल ने कही थी। हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, जयश्री, आकाश, आगे मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूं, आगे देखिएगा। ये लीजिए, मैं आपके सामने एडगर डेल का अनुभव संघ को प्रतिमान लेकर के आया हूं। एडगर डेल का अनुभव संघ को प्रतिमान देखिएगा। देखिएगा एडगर डेल का अनुभव संघ को प्रतिमान, ये एडगर डेल महोदय हैं। एडगर डेल ने सीखने का एक प्रतिमान दिया था, जिसे अनुभव का संघ को प्रतिमान कहते हैं। इन्होंने बताया था, यस सर, आपका स्वीकार है, ओके भाई, मौज कर दी। अरे भाई देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, सभी विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान दें, अच्छे से प्रदर्शन देखें।
मेरे 120 हैं सर SST लेवल फर्स्ट में। SS मीणा बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा प्रिय विद्यार्थी, परंतु मैं अब केवल पढ़ा रहा हूँ, लो झेलो, इसको ध्यान दो। अब मैं केवल पढ़ा रहा हूँ, इसी पर फोकस करें। यह एडगर डेल महोदय हैं, एक बहुत अच्छे शिक्षण शास्त्री हैं एडगर डेल महोदय। जिन्होंने सीखने का अनुभव शंकु प्रतिमान दिया था। ये ओहियो विश्वविद्यालय अमेरिका के बहुत अच्छे प्रोफेसर थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी ऑडियो विजुअल मेथड्स इन टीचिंग 1946 में। इस पुस्तक के अंदर डेल महोदय ने अनुभव शंकु प्रतिमान द्वारा प्रत्यक्ष जीवन अनुभवों से सीखने पर बल दिया था कि बालक जब स्वयं प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय होकर के क्रिया करके सहभागी सदस्य बन करके जब अधिगम की प्राप्ति करता है तो उससे प्राप्त ज्ञान अधिक से अधिक प्रभावी और स्थायी होता है। यह बात एडगर डेल ने कही थी। इन्होंने अधिगम प्रक्रिया का आधार प्रत्यक्ष अनुभवों को बनाया है। यहीं से एक प्रश्न नोट करके आता है, एडगर डेल ने अपने अनुभव शंकु प्रतिमान में सर्वाधिक रूप से ज्यादा ज्ञान प्राप्ति पर बल दिया था। किससे? प्रत्यक्ष अनुभवों से होती है। यस बीजू सिंह, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रीड से संवाद है ये। गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, सीखने की कोशिश करना। देखिए इसकी एक पुस्तक है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है पेडागोजी के अंदर। आगे मैं बताना चाह रहा हूं। देखिए एडगर डेल ने एक अनुभव शंकु प्रतिमान को यहां अच्छे से डिफाइन किया है। उन्होंने कहा है कि जब एक शिक्षक पुस्तक में लिखित सामग्री को जो अमूर्त रूप में होती है, उसे बालकों के सामने लिखित सामग्री को, प्रत्यक्ष सामग्री को जो लिखित होती है और मौखिक होती है को प्रस्तुत करता है, यानी पुस्तक में लिखे हुई शब्दों को प्रस्तुत करता है, तो ऐसी स्थिति में उसे जो प्राप्त ज्ञान है वो न्यूनतम होगा। अरे भाई, शिक्षक कक्ष में आएगा, पुस्तक निकालेगा, शब्द और बारबली बच्चों को पढ़ाएगा, साहित्य सामग्री का प्रयोग नहीं करेगा, कोई भी भौतिक संसाधन का प्रयोग नहीं करेगा, लिखित सामग्री को वर्बली बताएगा, तो बताओ उसे प्राप्त ज्ञान कम से कम होगा। एडगर डेल कहता है कि जब शिक्षक शब्दों का प्रयोग करेगा, केवल शब्दों का, लिखित सामग्री को प्रस्तुतिकरण करेगा, लिखित और मौखिक रूप में प्रस्तुतिकरण करेगा, तो प्राप्त ज्ञान कम से कम होगा, न्यूनतम होगा। तो ज्ञान कैसा होगा? न्यूनतम। आगे एडगर डेल महोदय कहता है, जब शिक्षक विषय वस्तु को श्यामपट्ट से बताएगा, चित्र मॉडल से बताएगा, चार्ट से बताएगा, मानचित्र से बताएगा, जो अप्रक्षेपी की दृश्य सामग्री से, प्रदर्शनी से बताएगा, है ना, तो इसकी तुलना में ज्यादा ज्ञान होगा। अब तीसरे स्टेप पर आता है, जब शिक्षक मैजिक से, लाइटेन से, OHP से, डायस्कोप से, एपीडायस्कोप प्रोजेक्टर के माध्यम से, ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से सामग्री को प्रक्षेपित करेगा, उद्दीपित करेगा, बच्चों को दिखाएगा, तो इससे तुलना में और ज्यादा ज्ञान होगा। इससे ज्यादा इससे होगा और इससे ज्यादा इससे होगा। इसे प्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। अब आगे एडगर डेल महोदय कहता है, लेकिन जब विद्यार्थी स्वयं सिनेमा, वृत्त चित्र, क्षेत्रीय भ्रमण, पर्यटन विधि से जब बालक स्वयं क्रिया करके सीखेगा, प्रत्यक्ष रूप में अनुभव लेके सीखेगा, स्वयं सक्रिय होगा, तो उससे प्राप्त ज्ञान, प्रत्यक्ष अनुभवों से प्राप्त ज्ञान सर्वाधिक प्रभावी होगा, सबसे ज्यादा प्रभावी होगा, सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। देखिए ये आधार हैं, जैसे जैसे आधार ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे आधार ऊपर की ओर बढ़ते हैं सीखना कम होता है, जैसे जैसे आधार नीचे की ओर बढ़ते हैं सीखना सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। तो सरल कर रहा हूं प्रिय विद्यार्थियों। सर दिखाई नहीं दे रहा, सर दिख नहीं रहा, भाई देखना तो चाहिए। चलिए थोड़ा सा, खैर मैंने थोड़ा सा हिंट्स दे दिया, आप लोग ध्यान रखना। अनुभव शंकु प्रतिमान है, इसके आप
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, फिर अकेले में देख लेना अपने मोबाइल को जूम करते हुए, है ना, दिखेगा। चलिए, इसको अनुभव शंकु प्रतिमान कहते हैं। बस इतना सा ध्यान रख लेना, मेरी बात को सुन लो, मत देखो मुझे, देखो मुझे ही देखो, मैं ही देखने की चीज हूं, एक बार नहीं 1000 बार देखो। देखिएगा, मैं बताना चाह रहा हूं, एडगर डेल कहता है कि बालक प्रत्यक्ष अनुभवों से ज्यादा सीखता है, इससे कम प्रक्षेपी से, इससे कम अप्रक्षेपी से और इससे कम अमूर्त रूप और शब्दों से सीखता है। तो शब्दों से कम, अप्रक्षेपी से उससे ज्यादा, प्रक्षेपी से ज्यादा, प्रत्यक्ष अनुभवों से और ज्यादा सीखता है। ध्यान रखना, यही एडगर डेल का अनुभव शंकु प्रतिमान है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, एडगर डेल। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, अगली बात आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली में कौन सा संशोधित पद है? हार्वर्ड की बोर्ड पर पेंसिल सेम कलर्स की वजह से दिख नहीं रहा। अरे अब दिख जाएगा बेटो, अब तो दिख रहा है, हमें तो क्लास में बहुत आए हैं, अब समझेंगे। हाँ बेटा आजा, एसएस मीणा आजा, आजा बीरू योगी आजा, बहुत भैया भाई, बहुत भैया, बढ़िया बढ़िया, आ जाओ भाई। हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली में कौन सा संशोधित पद है? बताइए, हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली में संशोधित पद कौन से हैं? हार्वर्ड ने एक तो दिए थे मूल पद और एक दिए थे संशोधित पद। एक दिए थे मूल पद, एक दिए थे संशोधित पद। 1 2 3 4 5, ऐसे ही 1 2 3 4 5। तो मूल पद कौन से थे और संशोधित पद कौन से थे? प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर बताइएगा जल्दी से। कप्तान सिंह गुर्जर, बहुत बढ़िया। जगदीश चंद्र, इसका उत्तर दीजिए सभी विद्यार्थी, फटाफट फटाफट। क्या बात है भाई, आज कहीं सो गए या चले गए? कहाँ चले गए भाई, फटाफट आओ। यस, इसका आंसर बताएं जल्दी से। इसका आंसर बताएं जल्दी से। सर ये दूसरा आ गया। यस, आ गया, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे। हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली में कौन सा संशोधित पद है? प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण 1, तुलना सामान्यकरण 2, अनुप्रयोग 3, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी कौन सा आंसर होगा भाई, जल्दी बताएं। हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली। यस, अधिकांश विद्यार्थी बेहतरीन तरीके से उत्तर दे रहे हैं। आकाश कुशवाहा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अति उत्तम। चलिएगा, इसका आंसर है उपरोक्त सभी। हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली में उपरोक्त 5 शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूं, आगे देखिएगा। ये देखिएगा, जॉन हर्बर्ट फ्रेडरिक, आपको दिखाई दे रहा होगा, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट इसका नाम है। ये देखिए, इस तरह से बैठा हुआ है जॉन हर्बर्ट। यह कई जगह किताबों में इसको हर्बर्ट स्पेंसर लिख रखा है। कई जगह किताबों में इसको हर्बर्ट स्पेंसर के नाम से जानते हैं, जबकि मैं बता दूं, हर्बर्ट स्पेंसर बहुत ही अच्छा समाजशास्त्री था। इंग्लैंड का बहुत अच्छा समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर है, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, जबकि इसका एक्चुअल नाम है जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। क्योंकि एक बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था, हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली किसने दी थी? तो ध्यान से सुने प्रिय विद्यार्थियों, एक ऑप्शन में था हार्वर्ड फ्रेडरिक
जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट और दूसरे ऑप्शन में था हर्बर्ट स्पेंसर। इसका उत्तर आरपीएससी ने जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट को माना था, इसलिए मैंने आपके सामने इसका नाम है जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, जो कि दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक था। यस, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली को पाठ योजना के नाम से भी या पाठ योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना सभी विद्यार्थी। एसएस मीणा, आकाश, इसकी स्थापना अमेरिका में 1838 में की थी। 1960 तक भारत में इसी विधि के आधार पर शिक्षा पाठ योजना का निर्माण। यहां से क्वेश्चन बनता है, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में भारत में शिक्षण का आधार पाठ योजना का निर्माण कब किया गया था? तो याद रखना प्रिय विद्यार्थी, 1960 में किया गया था। 1961 के बाद भारत में पाठ योजना का निर्माण होने लगा। भूलना मत प्रिय विद्यार्थियों, हर्बर्ट ने पाठ शिक्षण का एक क्रम निर्धारित किया। इसके प्रारंभ में इन्होंने 4 चरण बताए थे, नोट कर लेना। हर्बर्ट ने प्रारंभ में कितने चरण बताए थे, जो कि अधिकांश विद्यार्थियों को पता नहीं होगा। हर्बर्ट ने अपने पाठ शिक्षण के प्रारंभ में 4 चरण बताए थे: स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था, प्रयोग। सीखना बच्चों, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था, प्रयोग। फिर क्या हुआ, हर्बर्ट के 2 प्रिय शिष्य थे जो अनुयायी थे। एक का नाम जिलर था, जिसे सलर भी कहते हैं, और दूसरे का नाम राइन था। इनके नाम बदलकर इन दोनों अनुयायी और शिष्यों ने हर्बर्ट के इन 4 शब्दों के नाम बदलकर 5 नियम या पद बना दिए। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देना, पढ़ाई करते रहना, आप लोग सुनिएगा। हर्बर्ट ने प्रारंभ में 4 पद दिए थे पाठ योजना के। फिर उनके 2 शिष्य थे, एक का नाम जिलर था और दूसरे का नाम राइन था। इन्होंने 5 नियम बना दिए और जिसे हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। देखिए, हर्बर्ट ने 4 दिए थे और जिलर और राइन ने 5 बना दिए। यस, स्पष्टता वाले पद को हटाकर उसके स्थान पर प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण। जो स्पष्टता है उसको तो हटा दिया, 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया, एक का नाम प्रस्तावना और एक का नाम प्रस्तुतिकरण दिया। प्रारंभ में इसके 5 मूल पद बने थे। तो 5 मूल पद हैं: प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्थापन, तुलना और सामान्यीकरण। हर्बर्ट उपागम के औपचारिक पद जो संशोधित हैं, जो वर्तमान में हैं, तो उनका नाम है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। ब्लूम ने इसमें शिक्षण उद्देश्यों को रखा। देखिएगा, ब्लूम ने इसमें शिक्षण उद्देश्यों को रखा था। ब्लूम ने इसमें शिक्षण उद्देश्यों को रखा था। ब्लूम ने। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक अच्छी चीज है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, इसको अच्छे से याद रखना। हर्बर्ट के जो शिष्य थे उनका नाम जिलर और राइन था। उन्होंने इसमें संशोधन किया, 5 मूल पद और 5 संशोधित पद बताए थे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपके लिए काम आएगी। आकाश कुशवाहा, यस, नोट डाउन कर लेना प्रिय विद्यार्थियों आगे चल करके। एच.एन. जॉनसन ने, हैरी.एन. जॉनसन ने भी, कई और विद्वान हैं इसमें। बी.एस. ब्लूम ने इसमें शिक्षण उद्देश्यों को रखा था। इन्होंने शिक्षण उद्देश्यों को पंचपदीय प्रणाली में जोड़ा था। शिक्षण उद्देश्यों को बी.एस. ब्लूम, यहां से एक प्रश्न उठ जाता है, शिक्षण उद्देश्यों में किसने रखा था? तो ब्लूम ने रखा था। गलत मत कर देना प्रिय विद्यार्थियों। एच। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है, किसने कहा था? प्रिय विद्यार्थियों उत्तर दीजिए, गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है, किसने कहा था? फटाफट उत्तर दें सभी लोग।
अरे भाई अनवर खान, आकाश, SS मीणा, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, जल्दी बताइएगा। चैट रुका हुआ है, बढ़ाएं इसको। गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है, किसने कहा था? यंग ने, रॉजर वेंकर ने, फ्रॉवेल ने, अरस्तु ने? फटाफट बताइएगा, उत्तर दें। कोई भी उत्तर देना, फटाफट बताओ। गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है, किसने कहा था? अरे भाई कहां सो गए क्या? मैसेज क्यों नहीं आ रहे? बंद। आपको लगी ना ये दबा दिया आ जाएगा। यस 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 यस, आंसर आ रहा है फटाफट। रामस्वरूप मीणा, चलिएगा, दीजिएगा फटाफट। यह रॉजर वेंकर का कथन है भाई, रॉजर वेंकर ने दिया था। रॉजर वेंकर ने, गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है, रॉजर वेंकर का कथन है, रॉजर वेंकर का कथन है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, विज्ञान और विज्ञान की एक शाखा है प्राकृतिक विज्ञान, और प्राकृतिक विज्ञानों को दो भागों में बांटा है। एक का नाम भौतिक विज्ञान है और एक का नाम जीव विज्ञान है। जो भौतिक विज्ञान है उसका प्रारंभ गणित शास्त्र होता है, गणित शास्त्र होता है। इसलिए रॉजर वेंकर ने कहा था समस्त गणित के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी आदि विषयों का प्रारंभ किया जाता है। ममता देव, फटाफट देखिएगा। तो देखें, रॉजर वेंकर ने गणित विज्ञान के द्वार यानी समस्त विज्ञानों की उत्पत्ति गणित से होती है। गणित पहले आता है, गणित, भौतिकी, रसायन, रसायनिकी, खगोल शास्त्र, भूगर्भिकी, सभी विषयों की उत्पत्ति यह प्रकृति में स्वतंत्र विषय के रूप में होता है गणित। हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, गणित प्रकृति में स्वतंत्र विषय के रूप में पाया जाता है। गणित ही एक ऐसा विषय है जो अन्य विषयों से प्रभावित नहीं होता है। 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4, इस 4 को कोई भी विषय प्रभावित नहीं करता। अतः गणित प्रकृति में स्वतंत्र विषय के रूप में पाया जाता है। ध्यान रखना, समस्त विज्ञानों का प्रवेश द्वार गणित है। गणित ना होती तो कोई भी विज्ञान विकसित ना होता। गणित ना होती तो गणना ना होती, गणित ना होती तो खगोल शास्त्र ना होती, गणित ना होती तो H2O बराबर जल बनता है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन का 1, इसका ज्ञान नहीं होता। आज विज्ञान में जितनी प्रौद्योगिकी तकनीकी प्रगति हुई है, उन समस्त कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण है गणित शास्त्र। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, गणित समस्त विषयों का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह लीजिए गणित का नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट। यस, बताइएगा, गणित सभ्यता का दर्पण है, इनके द्वारा किनके द्वारा कहा गया है? फटाफट बताएं। गणित सभ्यता का दर्पण है, गणित सभ्यता का दर्पण है, किनके द्वारा कहा गया कथन है? आंसर दीजिएगा फटाफट। प्रदीप शर्मा, आकाश कुशवाहा, आगे क्या आप लोग जल्दी से जल्दी आए।
यस यस यस, न्यूटन ने, यूक्लिड ने, हॉगवेन ने, प्लेटो ने। बताइए आंसर सही आ रहा है? अधिकांश विद्यार्थी बेहतरीन आंसर दे रहे हैं। राखी कुमारी, दीजिएगा आंसर, दीजिएगा। वो बार बार आ जाता है। यस, हॉगवेन का कथन है, हॉगवेन का, यह हॉगवेन का कथन है। अधिकांश विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा सा उत्तर दिया है। अनुराग तिवारी, मंजू कुमारी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गणित सभ्यता का दर्पण है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। देखिए जिस प्रकार से हमारा दर्पण झूठ नहीं बोलता है, दर्पण हमारी वास्तविक छायांकित प्रतिलिपि को दिखाता है। हाँ तो देखिएगा, मैं व्याख्या कर रहा हूं। जिस प्रकार से दर्पण हमारी छायांकित फोटो को जैसा है वास्तव में वैसा का वैसा दिखाता है, उसी प्रकार से हमारा गणित गणनाओं के आधार पर, संख्याओं के आधार पर हमारे अतीत को बताता है। हम क्या थे, क्या हैं और आगे क्या होंगे, इस बात का उल्लेख हमें गणित से मिलता है। देखिए हम परंपरागत रूप में विश्व गुरु राष्ट्र के रूप में पहचान थे, हमारी संस्कृति विश्व में पूज्यमान थी। इन सभी की गणना किसने की थी? गणित ने। हम क्या थे, क्या हैं, क्या होंगे आदि के बारे में जो दिखाता है, उसी विषय का नाम गणित है। यदि गणना ना होती तो ज्ञान ना होता, हमारी आयु का पता नहीं होता, हमारे अतीत का पता नहीं होता, हम क्या थे का पता नहीं होता। इसलिए गणित दर्पण की भांति हमारी संस्कृति और सभ्यता को दिखाता है। यह कथन हॉगवेन का है। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, ये कई बार रीट में, सीटेट में, आरटेट में, यूपी, एमपी, हरियाणा के प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। छोटा सा क्वेश्चन है, परंतु एग्जाम में बहुत तेजी से धमाका करता है, जिससे विद्यार्थी सोचता अरे तू आया है क्या। हाँ वो ही आ जाता है कई बार, जिसको हम छोड़ देते हैं उसी जगह से प्रश्न आ जाता है। दर्पण प्रेजेंट शो करता है सर, यस। दर्पण जो वास्तविक रूप दिखाता है उसके लिए बताया गया है। ऐसे ही गणित भी गणनाओं के आधार पर वास्तविक स्थिति बताता है। प्रिय विद्यार्थी मुबारक खान। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। डॉक्टर बीएस ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। डॉक्टर बीएस ब्लूम, बेंजामिन सुमेल ब्लूम, इसका पूरा नाम है बेंजामिन सुमेल ब्लूम। बेंजामिन सुमेल ब्लूम, जिसे बीएस ब्लूम कहते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। उत्तर दीजिएगा सभी विद्यार्थी। राखी कुमारी, रेखा, प्रभाती खाती, फटाफट उत्तर बताएं। ए, ओ माय गॉड, मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है शिक्षण उद्देश्यों से, सीखने के अनुभवों से, मूल्यांकन के साधन से और उपयुक्त सभी से। बीएस ब्लूम के अनुसार उपयुक्त सभी, अरे बीएस ब्लूम के अनुसार उपयुक्त सभी से संबंधित है। कौन आंसर दे रहा है बालक? ए, नो, बीएस ब्लूम के अनुसार। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, मूल्यांकन के लिए 3 बातों का होना जरूरी है। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, मूल्यांकन प्रविधि का चयन करना, मूल्यांकन प्रविधि का चयन करना, अधिगम अनुभव का पता लगाना, अधिगम अनुभव
ध्यान रहे ये ब्लूम का है भैया, वीएस ब्लूम। इन्होंने मूल्यांक को इसे त्रिवर्ग के नाम से जाना गया है, इसे त्रिमुखी रूप दिया गया है। ध्यान रखना, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जो निर्धारित करती है शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई, मूल्यांकन प्रविधि कहां तक सफल हुई, और बालक ने अधिगम अनुभव कहां तक प्राप्त किया। यह बात वीएस ब्लूम कहता है किसके अंदर, मूल्यांकन प्रक्रिया में। मैं बता रहा हूं, वीएस ब्लूम कहता है अपने मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में मूल्यांकन प्रविधि कहां तक सफल हुई, और विद्यार्थी ने उस प्रविधि के आधार पर अधिगम अनुभव कितना प्राप्त हुआ के बारे में जानना ही मूल्यांकन है, अकॉर्डिंग टू वर्ड्स ऑफ द वीएस ब्लूम। 3 शब्द याद रखना प्रिय विद्यार्थियों। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण हुआ है, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण होता है। अधिगम अनुभव, सीखने के अनुभव बोलते हैं इसे अधिगम अनुभव कहते हैं। अधिगम अनुभव, अधिगम अनुभव। मूल्यांकन प्रविधि बोलते हैं इसे, प्रविधि साधन कहां तक सफल हुए। तो ध्यान रहे ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 शब्द याद कर लेना, परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। वीएस ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन में 3 बातों को शामिल किया गया है। शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण किस सीमा तक, मूल्यांकन प्रविधि कहां तक, अधिगम अनुभव कहां तक, कैसे। तो भूलना मत, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। यस, हाँ प्रिय विद्यार्थियों फटाफट उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। यस, अहमदाबाद से हूँ, नमस्कार, बहुत बढ़िया, नमस्कार अहमदाबाद से। गुरुजी बहुत दिनों बाद देखा है आपको, बहुत अच्छा लगा। हीरालाल गुर्जर, क्या बात है, मेरा भी बेटा आपसे दिल बाग गार्डन हो गया। बहुत अच्छे, क्या करें बेटा, दूर दराज से ही नेत्र लाभ ले लो। कोरोना चल रहा है, दूरियां बना रखी हैं, मेंटेन करो, इसी में हमारी और आपकी भलाई है, इसी से राष्ट्र का विकास है। यस यस यस, जुड़िएगा फटाफट जुड़िएगा। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गणित में विश्लेषण विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है। गणित में विश्लेषण विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है। देखिएगा, विश्लेषण विधि किस सूत्र, ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात, नियम से उदाहरण, सामान्य से विशिष्ट। बताओ प्रिय विद्यार्थियों, आंसर दीजिएगा। गणित में विश्लेषण विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है। आंसर दें फटाफट। डी। ओ जितेंद्र गुर्जर, बहुत बढ़िया। आरती, ममता, आंसर आ रहे धुआंधार। देखिए इसका उत्तर बताऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, सीखने की कोशिश करना। आगमन विधि और निगमन विधि। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आगमन विधि और एक होती है निगमन विधि, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। आगमन विधि के नीचे मैंने लिखा है संश्लेषण विधि, और निगमन विधि के नीचे लिखा है विश्लेषण विधि। तो आगमन और संश्लेषण विधि के शिक्षण सूत्र समान होते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और विश्लेषण विधि के शिक्षण सूत्र होते हैं अज्ञात से ज्ञात की ओर। आगमन विधि और संश्लेषण विधि के सूत्र होते हैं विशेष से सामान्य की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, और इसमें सूत्र होते हैं सामान्य से विशेष की ओर,
सामान्य से विशेष की ओर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें देखिएगा विश्लेषण विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, इन तीनों पर आधारित है प्रिय विद्यार्थियों। ये तीनों इसके उत्तर होंगे, ये तीनों ही इसके उत्तर हैं, ज्ञात से अज्ञात पर आधारित नहीं है। इसके तीनों उत्तर हैं भैया, ऑप्शन 2, 3 और 4। ये तीनों ही विश्लेषण विधि पर आधारित हैं, विश्लेषण विधि पर आधारित हैं, ध्यान रखना। यस, इसका सूत्र पर आधारित होती है, तो इन तीनों पर आधारित होती है, 2, 3, 4। ध्यान रखना, सामान्य से, नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, ये विश्लेषण विधि में पाए जाते हैं, ये निगमन विधि में भी पाए जाते हैं। देखो, ये दोनों विधियां शिक्षण सूत्रों में समान हैं, ये दोनों विधियां शिक्षण सूत्रों में समान हैं। तो ध्यान रखना, ये तीनों होंगे इसके अंदर। यस, गुरुजी आपसे पढ़कर लेवल फर्स्ट में 136 नंबर प्राप्त किया है, आपको कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बढ़िया हीरालाल गुर्जर, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया बेटा। शिक्षण विधियों में क्वेश्चन आपके 100% सही होंगे, क्वेश्चन सी तरीके से नहीं पूछा है सर। यस, मैं आपसे पढ़ा था, मेरे 129 आए रीट में। बहुत बढ़िया जितेंद्र गुर्जर, आपने तो मेरा जीवन ही सुधार दिया बेटा। गुड, ऐसे ही आगे भी सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, वहाँ सामाजिक अध्ययन, गणित विज्ञान की शिक्षण विधियाँ लाऊंगा, है ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, पढ़ते रहो बेटा, ये दुनिया को बता दो शिक्षण विधियाँ आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। निदानात्मक परीक्षण के बाद छात्र की कमजोरियों को दूर करने हेतु जो शिक्षण दिया जाता है उसे कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, स्टार वाला एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, इसको 7वां स्टार देता हूं मैं, 7 स्टार का क्वेश्चन है। मैं आपसे पढ़ा था सर, बहुत बढ़िया जितेंद्र गुर्जर। चलिएगा, निदानात्मक परीक्षण के बाद छात्र की कमजोरियों को दूर करने हेतु जो शिक्षण दिया जाता है उसे कहते हैं क्या? आंसर दे रहे हैं क्या? फटाफट दें, आंसर दें जल्दी। अरे यार, मैसेज आई नहीं रहा यार। निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा जल्दी, मैसेज दिखाई नहीं दे रहे मुझे। उपचारात्मक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भोलाराम, धर्मेंद्र सिंह, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग। गुड, निश्चित रूप से बहुत बढ़िया। ललिता शर्मा, यस। देखिए, निदानात्मक परीक्षण के बाद छात्र की कमजोरियों को दूर करने हेतु उपचार विधि काम में ली जाती है। आंसर होगा इसका 2। देखिए, यह है निदानात्मक, एक होता है उपचारात्मक। इसको डायग्नोस्टिक कहते हैं, डायग्नोस्टिक। इसको रेमेडियल कहते हैं, रेमेडियल। देखिएगा, इसमें छात्रों की कमजोरियों का पता लगाया जाता है, समस्या के कारणों का, समस्या के कारणों का। समस्या का पता नहीं लगाया जाता प्रिय विद्यार्थियों, समस्या के कारणों का पता लगाना निदान है। समस्या के कारणों का पता लगाकर उसकी कमजोरियों को दूर करना उपचार है। समस्या का समाधान करना उपचार है। समस्या के कारणों को जानना निदान है।
समस्या का समाधान करना उपचार है। शायद आपको याद हो रहा होगा प्रिय विद्यार्थियों, समस्या के कारणों का पता लगाना, समस्या की कमजोरियों का पता लगाना निदान कहलाता है और समस्या का समाधान करना उपचार कहलाता है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसे कहते हैं उपचारात्मक परीक्षण। सर स्टक कर रहा है नेट, एक बार मैं चेंज करके आ रहा हूँ नेट, तो बच्चों को बता दो। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा सा नेट डिस्टर्ब कर रहा है, आप लोग यूं ही बने, एक क्षण में उसको थोड़ा सा सही कर रहे हैं। आप डिस्टर्ब ना हो, बहुत ही प्रश्नों का एक बहुत ही उम्दा तरीके का आप तक पहुंचा रहा हूं। सर वीडियो रुक रहा है, हाँ नेट थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है बेटा।